बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, चैप्टर 6 का आगाज करना आज हमने। तो ये चैप्टर सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में है। इंतहाई प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बात बता चुका हूँ कि आपका पूरे का पूरा मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्री इंजीनियरिंग का सारा मैथमेटिक्स इंतहाई प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग में कोई भी एक टॉपिक पूरे दोनों मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं जिसे यूज़ ना किया हो। फिज़िक्स जो पढ़ी हमने, फिज़िक्स जो मैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें सारी फिज़िक्स नहीं इस्तेमाल हुई। पार्ट ऑफ फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, साउंड से थोड़ा बहुत रिलेटेड यूज़ हुई, हीट से रिलेटेड बहुत कम फिज़िक्स इस्तेमाल हुई। मतलब फिज़िक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं की। केमिस्ट्री का तो इस्तेमाल ही कम होता है, होता ज़रूर है लेकिन कम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और भी जो चीज़ें हमने एफएससी में पढ़ी वो हुई या नहीं हुई इस्तेमाल, लेकिन मैथमेटिक्स का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आगे हमने इस्तेमाल ना किया हो। तो ये चैप्टर भी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आज ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं नाम लिख देता हूँ चीज़ों के जहाँ ये आगे प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती हैं। एक तो जब मैं ये सीरीज़ और सीक्वेंसेस पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आम लाइफ में कितनी ज़्यादा हैं। और इसकी आगे चल के एक्सरसाइज भी इस तरह की है, जैसे 4 पॉइंट चौथे चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज जो थी वो प्रैक्टिकल थी ना, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में थी। मेरे ख्याल में 4.10 एक्सरसाइज थी, हाँ। तो इसी तरह इस चैप्टर में भी इससे रिलेटेड सीक्वेंसेस से और सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिकल दो तीन एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो सीक्वेंसेस और सीरीज हैं वो इस्तेमाल होते हैं सेकंड ईयर में आप चल के टेलर सीरीज में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, टेलर सीरीज क्या होती है? सीरीज और इसके अलावा ये इसमें इस्तेमाल होगी। टेलर सीरीज क्या होती है आगे चल के ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। इसी से मिलती जुलती एक होती है मैक्लारन सीरीज। मैक्लारन सीरीज, ठीक है। इसके अलावा एक होती है फोरियर सीरीज। और इस तरह की और भी इसके अलावा ये। अच्छा, फोरियर सीरीज का मैं थोड़ा सा हिंट देता जाऊं। जिस तरह एक प्रिज्म होता है ना जी, एक प्रिज्म का क्या काम होता है? एक प्रिज्म का काम ये करता है, प्रिज्म के जो वाइट लाइट होती है, ये जो वाइट लाइट आई यहाँ पर, उसको ये पकड़ के उसके मुख्तलिफ रंगों में डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है, प्रिज्म का काम ये होता है। इसी तरह फोरियर सीरीज क्या करती है, एक कोई भी आप अगर इनपुट लें, फर्ज करें आप ये इसे, ये स्क्वायर वेव है, इसकी अगर आप फोरियर सीरीज करेंगे ना तो ये साइन और कोसाइन में इसको डिसॉल्व कर देगी। साइन थीटा जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओमेगा टी, ये फिजिक्स में आप ओमेगा टी पढ़ लेंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के साइन और कोसाइन के 2 ओमेगा टी काज 3 ओमेगा टी, ठीक है, इसके साथ कांस्टेंट्स लगे होंगे। ये वैल्यूज़ 1 2 3, यहाँ 1 और फिर बी हाफ होगा और सी 1/3 इस तरह करके होगा। तो ये इसको स्क्वायर वेव को उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर देगी फोरियर सीरीज। ठीक है, जैसे प्रिज्म वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर देता है, फोरियर सीरीज इस तरह की पीरियाडिक वेव्स को, स्क्वायर वेव हो गई, सॉटूथ वेव हो गई, ठीक है, उनकी
उनके कंपोनेंट्स में इसको डिसॉल्व कर देती है। ये सारी की सारी वेव फॉर्म साइन और कोसाइन से मिलकर बनी होती हैं। तो ये फोरियर सीरीज इसकी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और फोरियर सीरीज से आगे चल के हमें मिलती है एक फास्ट फोरियर, एक होती है फोरियर सीरीज, एक होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक होती है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफएफटी उसे कहते हैं। फिर एक है डिस्क्रीट फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो भी हैं इन सब में ये सीरीज और सीक्वेंसेस इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आप कहें जी कि ये हमें क्यों बता रहे हो, तो ये इमेज प्रोसेसिंग में ये इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब ये इमेज प्रोसेसिंग का आपसे क्या लेना देना है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये जितने भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको अब आजकल उनकी अहमियत का आपको अच्छी तरह पता है। फोटोशॉप है जो, फ़ोटोशॉप या जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, या आपके मोबाइल में जो पिक्चर्स होती हैं उनको आप देखते नहीं कि ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, उनके ऊपर फ़िल्टर्स लगा के आप डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। तो उनके पीछे जो भी मैथमेटिक्स चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है। फोरियर, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़, और मैथमेटिकली यही कुछ पीछे हो रहा होता है। एक वो जो मैट्रिसेस आपने पढ़े थे, ठीक है वो, और एक ये सीरीज समेशन, ये मैथमेटिकली पीछे सॉफ्टवेयर ये कर रहे होते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं कि जी इसे ब्लैक एंड वाइट कर दो, इस पिक्चर को येलोइश फिल्टर इस पे लगा दो, इस पे ग्रीन लगा दो, या इसके कलर शार्प कर दो, ये कर दो वो कर दो, तो ये सारा कुछ पीछे फोटोशॉप ये मैथमेटिकली ये टूल्स इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गई, मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि, और ये हाँ अच्छा एक और इसमें मैं बता दूं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये आगाज़ है। एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये आप कंप्यूटर साइंस के, और ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये पढ़ाया जाता है। और इसकी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये यानी कि समझ लें कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आगाज़ है, ये सीक्वेंसेस और सीरीज जो हैं। ठीक है, तो इसकी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अभी मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको आइडिया होना खुद ब खुद होता जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। कुछ तो बता दी, कुछ अब इस चैप्टर के अंदर ही मौजूद हैं, तो बस एक्सरसाइज आएगी तो आपको पता आइडिया हो जाएगा। तो चलें ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इंतहाई आसान है, इसमें थेरी इसमें कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आगे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस। ठीक है, उनका एक और नाम, या प्रोग्रेशन इसलिए कहते हैं कि प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बढ़ते या कम होते जाते हैं, जो भी ये बतदरीज इनमें इजाफा या इनमें कमी होती रहती है, इसीलिए इसको प्रोग्रेशंस कह रहा है। इस पे सर्च करके देखें, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अब इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे मैं जल्दी इंग्लिश भी सिखाऊंगा, और ये कोर्स वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद उसकी तरफ आएंगे प्रॉपर तरीके से। तो खैर, ये आप कर सकते हैं, इधर जाएं, यहाँ पर जाके आप लिखें, गूगल में चले जाएं .com, उसमें आप यहाँ लिखें जी डिफाइन प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेशन, या इससे रिलेटेड ऐप्स भी होती हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ स्पीकर है, तो ये आप इसकी प्रोनंसिएशन भी सुन सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, मे भी पता नहीं अब रिकॉर्ड होती है आवाज़ क्या नहीं। Progression. मुझे तो आई है, अब ये नहीं पता कि आपने सुनी कि नहीं, लेकिन खैर आप ये खुद सुन सकते हैं। ऐसे गूगल में जाके ये लिखें तो पता चल जाएगा। यहाँ मरियम वेबस्टर की वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। अ, इनकी ऐप भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। मैं तो यही यूज़ करता होता था, इनकी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी थी, वो मैंने यूज़ की हुई है।
ऑनलाइन वर्जन यूज़ करना है तो वो करें, ये थेसारिस भी आप चेक करें, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ आप प्रोग्रेशन, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन भी बताती है। द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज रिलेटेड टू इज प्रीडिसेसर बाय ए यूनिफॉर्म लॉ, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स उसको मैथमेटिकली भी कह रहा है। अगर आप इसका ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो वो भी इससे मिलता जुलता ही होगा। कंटिन्यूस और कनेक्टेड सीरीज, सक्सेशन ऑफ म्यूजिकल टोन्स और कार्ड्स, ए मूवमेंट ऑफ म्यूजिकल पार्ट्स इन हारमोनी, ठीक है। यानी कि वो भी म्यूजिक जो स्मूथ और मेलोडियस म्यूजिक होता है, उसमें भी जो सुर होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े 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 मुख्तलिफ होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हों तो वो म्यूजिक सुनने का इतना मज़ा नहीं आएगा। तो एक सीक्वेंस, एक तरीके के साथ आप गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन्हें जब आप इरताश उनमें पैदा करते हैं तो फिर आपको एक म्यूजिक सा एक अच्छी साउंड उससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्रेसिंग, अब ये उसमें उसने प्रोग्रेसिंग में भेज दिया इसको, यानी कि जाके वर्बल मीनिंग इसका चेक करो। नीचे वर्ब भी होगा, प्रोग्रेशन तो नाउन है ना, ठीक है। तो खैर बताने का मकसद है कि ये आप इंग्लिश भी आप अपनी इम्प्रूव करें तो इस तरह देख लिया करें, चेक कर लिया करें, कोई वर्ड आए उसका मीनिंग जाके चेक कर लिया करें और कोशिश करें कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही यूज़ करें। नहीं तो फिर उर्दू में जाके आप चेक भी कर लेंगे तो फिर उर्दू में थोड़ा सा इशू होता है, वो कभी फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या मसला है। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर भी आप करके उर्दू में भी मीनिंग देख सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्रेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है कि नंबर्स को अगर मैं नंबर ऐसे लिख दूं, मसलन 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तरतीब से तो हैं लेकिन ऑर्डर में नहीं है ना, इस तरह थोड़ी लिखे हैं मैंने, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट में लिख दी हैं। इस तरह लिखने और इस तरह लिखने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब पता है यहाँ तो नहीं पता ना इस जगह के कौन सा नंबर पहले या कौन सा बाद में है। यहाँ तो 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं हमने नंबर। तो ये कह रहा है ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर, एज द मेंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस आर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, सो ए कोरिस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश बाय मैचिंग देम वन बाय वन विद द नंबर्स 1 2 3 4। वो कह रहा है क्योंकि हमने इस तरह नंबर्स लिखे हैं, देखें 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, तो इनको हम वो नेचुरल नंबर्स के साथ इनकी कोरिस्पोंडेंस बना सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है, ये फोर्थ नंबर है। तो ये 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस बन रही है। आप सेकंड चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया था जाके आप देख सकते हैं, सेकंड चैप्टर व्यू कर सकते हैं, वहाँ सेट्स की 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस थी ना, इस तरह 1 2 3 और 4 इस तरह हम मैच कर देते थे 1 to 1 एलिमेंट्स। इस सेट को एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, तो ये डोमेन कहलाती थी और ये रेंज कहलाती थी, ठीक है। ये फंक्शंस का कंसेप्ट हमने पढ़ा है और फंक्शंस आगे सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं, इसलिए वो जाके आप सेकंड, अगर आप नहीं भी तैयार कर रहे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड चैप्टर को, लेकिन पढ़ना है आपने, वो छोड़ना नहीं है। उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, खासकर ये मैथ लवर्स और मैथ गुरुज के लिए एक ट्रिक है गुर है। अच्छा, अब वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ सीक्वेंस इज 1 4 7 10 nth नंबर देन अप टू सो ऑन अप टू nth नंबर, देन सच ए कोरिस्पोंडेंस कैन बी सेट अप एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये देख लें उसी तरह 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस बना रहा है और ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई। दस सीक्वेंस इज अ फंक्शन, तो ये फंक्शन हो गया ना 1 to 1। इस तरह जो रिलेशन बनाया जाता है वो फंक्शन होता है। whose domain is a subset of set of natural numbers A, ठीक है, ये इसकी डोमेन है। सीक्वेंस इन ए टिपिकल special type of a function from a subset of n to r or c। ये n नेचुरल नंबर है, r रियल नंबर और c कॉम्प्लेक्स नंबर है। समटाइम्स द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज टेकन टू बी ए सबसेट ऑफ सेट्स, यानी कि तमाम नेचुरल नंबर्स लेने की बजाय डोमेन इसका सबसेट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं एंड हो रहे होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं, इन्फिनिट नहीं होते। फाइनाइट बताया महदूद और इन्फिनिट लामहदूद।
ना ख़त्म होने वाले। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, यानी कि नंबरिंग वो 1 से स्टार्ट होगी चाहे ये नंबर्स नेगेटिव हों। तो इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ a sequence आर रियल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। अगर ये सारे रियल नंबर्स हों तो रियल सीक्वेंस कहलाएगा। और रियल सीक्वेंसेस ही ज़्यादातर हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। सीक्वेंसेस आर यूजुअली नेम्ड विद लेटर्स ए बी सी डी। ये इनको यानी कि इसको ए कह देंगे, इसको बी कह लें, लेकिन बी की बजाय तो अगर इन्फिनिट नंबर हैं तो कितने को आप वो लेटर्स नए लेकर आएंगे। तो फिर उसके लिए इसको A1 कह देते हैं, A2 कह देते हैं, A3 इसको कह देते हैं, नंबरिंग से फिर सहारा ले लेते हैं। सीक्वेंसेस आर यूजुअली नेम्ड विद लेटर ए बी सी डी एंड एन इज यूज्ड इंस्टेड। एक्स की बजाय हम एन इस्तेमाल करते हैं, और एन मे बी फॉर नेचुरल नंबर है उस वजह से, ठीक है। एक्स वो फिर हम वेरिएबल्स को कर देते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ना आपको ये चीज़ें काफ़ी नज़र आएंगी। एक तो ये समेशन नज़र आएगी, एन नज़र आएगा और के नज़र आएगा। जिस तरह अलजबरा में एक्स वाई और ये इक्वल साइन नज़र आता है ना ज़्यादा काफ़ी, और इस तरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये समेशन, ये अभी आगे चल के बताऊंगा ये क्या है। समेशन सम से बना है, सम करने वाला, समेशन जमा करने वाला, ये अलामत है कि जमा करो इनको। एन और के भी वो नंबर है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन भी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स ऑफ, अच्छा इधर थे हम। सीक्वेंसेस आर यूजुअली नेम्ड विद लेटर्स ए बी सी। n is used instead of x as a variable if a natural number n belongs to domain of a sequence a, the corresponding element in its range is denoted by a n। यानी कि वो कह रहा है कि इस तरफ के ये डोमेन है ना, इस साइड की ये डोमेन है, और इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि n 1 2 3 हो रहा है, तो इस साइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 A2 A3 है, और ये an नंबर है। तो इसी an, ये एक जर्नलाइज्ड टर्म है an, तो उसके बारे में वो बता रहा है। फॉर देन द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन इट्स रेंज इज डिनोटेड बाई an, ठीक है। ये इधर n डोमेन वाले n से और रेंज वाले an से। फॉर सीक्वेंस स्पेशल नोटेशन an इज अडॉप्टेड फॉर an एंड सिंबल an, यानी कि इसको ये फंक्शन इस तरह लिखते थे ना, एफ ऑफ एक्स है जैसे, तो इधर फिर फंक्शन क्योंकि ए का फंक्शन है, तो ए ऑफ एन से इस तरह रिप्रेजेंट करने की बजाय हम ए के नीचे एन लिख लेते हैं। ये बस कन्वेंशन है एक, जिसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। corresponding element is used to represent sequence A. The elements in the range of sequence AN are called its terms. इनको कह रहा term कहते हैं। That is A1 is the first term, A2 is the second term and AN is the nth term। ये पहली term, दूसरी term, तीसरी term, या एलिमेंट भी इनको कह सकते हैं आप। ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तो वही कह रहा है ना, फर्स्ट द एलिमेंट्स कह रहा है, ठीक है। फॉर आर एग्जाम्पल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस n प्लस नेगेटिव ones power n can be written by assigning to, ये इसको मैं मिटाऊं, assigning to n the value 1 2 3 if we denote the sequence by bn। then वो a कहने की बजाय b यूज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। bn is equal to n प्लस माइनस वन पावर n। अब n की जगह 0 पुट कर दें तो b 0 आ जाएगा, 1 पुट कर दें इसकी जगह, 1 से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं, 0 से भी कर लेते हैं। चलें, 1 से किया, 1 पुट किया n की जगह, 1 प्लस 1 नेगेटिव 1 की पावर 1, 1 माइनस 1 0। b2 इज 2 प्लस नेगेटिव 1 स्केयर, 2 प्लस 1 3 इज 2 प्लस 1 इज 3। तो इसी तरह आप n की वैल्यू पुट करते जाएं, ये आपको इसकी टर्म्स मिलती जाएंगी। इफ द डोमेन ऑफ a sequence is a finite set, then ये फाइनाइट पढ़ना आपने, ठीक है, और इन्फिनिट पढ़ना है इसका उल्ट को। इसके आगे आई एन पहले लग जाएगा तो इन्फिनिट, प्रीफिक्स इसके आई एन होगा, तो वो इन्फिनिट पढ़ेंगे, तो ये फाइनाइट है। इफ द डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि महदूद सेट है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज एन इन्फिनिट सीक्वेंस, ठीक है। डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि ये नंबर अगर फाइनाइट होंगे तो ये भी सीक्वेंस, तो उसके रिजल्टिंग टर्म्स भी फाइनाइट होंगी, और उसे फाइनाइट सेट कहेंगे या फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे।
और अगर ये इन्फिनिट है तो ये भी इन्फिनिट होंगे और इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाएगा। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नोट एन इन्फिनिट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म, उसकी कोई लास्ट टर्म नहीं होगी क्योंकि वो चलता जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर, ये सीक्वेंस है 1 4 9 अप टू 121, 1 3 5 7 9 21, 1 2 4 अप टू सो ऑन, और 1 3। अब ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है। सीक्वेंसेस 1 एंड 2 आर फाइनाइट, वेयर एज सीक्वेंसेस 3 टू 4 ये बाकी सारे इन्फिनिट हैं। अब टाइप ऑफ सीक्वेंसेस हैं, वो कह रहा है कि इफ वी आर एबल टू फाइंड ए पैटर्न फ्रॉम ए गिवन इनिशियल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस देन वी कैन डिड्यूस ए रूल और फार्मूला फॉर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, कि उसकी टर्म से अगर हम उसका पैटर्न ऑब्जर्व करें तो एक फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। वो आगे चल के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और एक्सरसाइज फिर आ रही है उसमें तफसील से देख लेते हैं। यू कैन फाइंड एनी टर्म फॉर ए गिवन सीक्वेंस गिविंग कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू n इन द nth जर्नल टर्म an ऑफ ए सीक्वेंस, कि किसी भी गिवन सीक्वेंस का अगर कोई ना कोई उनका आपस में रिलेशन बन रहा है तो उसको हम एक फार्मूले की तर्ज में लिख के एन का एक फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट टू राइट, अब एग्जांपल है उसमें कह रहा है कि ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, पहले ही शायद कर लेना चाहिए था। Write first two 21st and 26th terms of the sequence whose journal term is negative ones power n plus वन। तो आप जीरो पुट करें तो वन, जीरो से नहीं, वो वन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वन पुट करें तो वन प्लस वन टू हो गई, पावर नेगेटिव वन की पावर टू वन हो जाएगा। तो ये वन नेगेटिव वन, ये आड होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये 21 मीन्स 21 प्लस वन, और ये वन आ गया। आड होगा तो ए, ये टर्म आड होगी तो ये वन आएगा, टर्म इवन होगी क्योंकि वन ऐड हो रहा है तो पावर आड हो जाएगी तो ये नेगेटिव वन आएगा। वन और नेगेटिव वन में ये टॉगल करता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू में वो कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस इफ ए एन माइनस ए n negative 1 is n plus 1 and a4 is 14। अब n को 2 और 3 और वो टर्म्स फाइंड करनी है, तो इसमें आप पहले पुट कर दें उसमें, क्योंकि a4 14 बताया हुआ है तो वहां से हम यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आपको ये दो दो वैल्यूज इसी तरह मिलती जाएंगी ना। a2 नेगेटिव वन इज इक्वल टू 3, यहाँ से एक टर्म थोड़ी मिली है हमें, तो दो दो टर्म मिल रही हैं। तो एक टर्म उसने बता दी है, तो यहाँ a की पावर जब हमने n4 पुट किया तो यहाँ an की जगह a4 माइनस a4 माइनस वन, यानी कि a4 नेगेटिव, यानी कि जब n की जगह आप रखेंगे, n की जगह आप 4 रखेंगे, मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये नेगेटिव 4 नेगेटिव 3 ओह 1 है, तो a4 नेगेटिव a3 आएगा, और इधर n प्लस वन है तो यहाँ जब आपने 4 रखा तो ये 5 के इक्वल आया। तो ये a4 जो है ये 14 है, नेगेटिव a3 है, ये 5 है। a3 किसके इक्वल हो जाएगा, a3 उधर गया, 14 5 9 के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। चलें, a3 9 के इक्वल है। अब हम बाकी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन इक्वेशंस से पुट करके। तो वो हमने a1 2 3 सारी फाइंड आउट कर ली और हमें सीक्वेंस ये मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि नोट a5 माइनस a4 इज 6, और यहाँ से हाँ वो बता रहा है कि कैलकुलेट कैसे किया हमने। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल अलजबरा है। बस एक ये है कि नई सीक्वेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वही अलजबरे के रूल्स हमने दोबारा वापस लगाने हैं। इंतहाई आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये है कि बस सीक्वेंस थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो उसके थोड़े थोड़े अपने रूल्स हैं, अपने
तौर तरीके हैं थोड़े से। बाकी तो सारा मैथमेटिक्स तो वही रहेगा, अलजबरा तो वही रहेगा सारा, ठीक है जी। तो वही हम अप्लाई करके क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ ए एन टू एन ए एन इज इक्वल टू 2n नेगेटिव 1। तो 1 2 3 4 n की जगह आप पुट करें, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये इसका फार्मूला है ए एन का, यानी कि 2n-3 के इक्वल है। 1 पुट करेंगे एन की जगह तो a1 आ जाएगा, यहाँ एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 -3 -1 के इक्वल आ गया a1। a2 की जगह एन की जगह 2 पुट किया तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। 3 पुट किया 6 -1 3 के इक्वल है। 2 × 4 8 -3 -3 5 के इक्वल है। तो ये चार टर्म्स आपको मिल गई। इंतहाई आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ए एन की जगह ए एन, अब इस क्वेश्चन में -1/n n² के इक्वल है। एन की जगह आप 1 पुट करेंगे, a1 हो जाएगा इसकी -1 की पावर 1 1 की पावर 2, तो ये -1 के इक्वल। a2 इस तरह 4 के इक्वल, a3 इस तरह -9 के इक्वल, a4 इस तरह इसके इक्वल। तो ये मुझे करवाने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह है। थोड़ी देर इधर रोकता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन को देखना है तो देख लें। पार्ट 4 भी इसका इसी तरह होगा, सारे पार्ट्स इसके इसी तरह हैं, कोई इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट आपके सामने है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। और ये क्वेश्चन 1 का 6th और 7th पार्ट आपके सामने है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करनी। यहाँ इस क्वेश्चन में 7th पार्ट में क्योंकि वो दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, इधर ए एन माइनस ए n-1 इज इक्वल टू n+2, तो उसको एक देनी पड़ी a1 इज इक्वल टू 2। वो देगा तो ये इसकी वैल्यूज आएंगी, नहीं तो इसकी वैल्यूज नहीं आनी थी। फिर हमने उनको रिलेटिव टर्म्स में दो दो टर्म्स में लिखा जाना था, फिर इसको इसी तरह लिखना पड़ना था हमें कि a1 -a0 इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 3 आ जाएगा इधर। n की जगह 1 + 2, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह फिर हमें करना पड़ जाना था। सारी की सारी टर्म्स दो दो a1 नेगेटिव, या 2 से स्टार्ट कर लें आप। 2 a1 इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट में क्योंकि ये दो इन्वॉल्व हो जानी थी, 3 -2, ये आना है 3 + 2 5 के इक्वल। तो अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते इन दो टर्म्स को, इन दो इक्वेशंस को, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशंस 2 हैं, तो ये सॉल्व नहीं होने वाली। तो एक उसलिए उसने ये दी है यहाँ पे टर्म, तो वो इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। इसी तरह हम ये यहाँ पर इसको एवेल्यूएट किया है। ये क्वेश्चन इसके पार्ट आप 8 और 9 भी आप देख लें। यहाँ भी फिर दो टर्म्स थी, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, तो a1 की वो वैल्यू दे रहा है, तो ये आप इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके वो आप देख लें। अब क्वेश्चन 10 में क्योंकि यहाँ वो a और d की वैल्यूज नहीं दी हुई, तो उनको उसी तरह यूज़ करेंगे। आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/a आ जाएगा a1, a2 इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इनके इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है और इसकी 7th टर्म वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें। अब इसमें होता ये है कि इसमें आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है पहली और दूसरी टर्म्स का। ये क्योंकि सीक्वेंसेस में है तो इनमें जो डिफरेंस होगा ना, ये पहली दो टर्म्स हैं 2 और 6 में जो डिफरेंस है, 6 और 11 में कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम होता है, ठीक है, तभी ये सीक्वेंस होते हैं। या कोई ना कोई वो फार्मूला और कोई ना कोई लॉजिक वो बे कर रहा होता है, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें 6 - 2 इज 4, 11 - 6 इज 5,
17 माइनस 11 इज 6। वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस एक एक के साथ वो बढ़ता जा रहा है। तो हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि फिर A2, इसका मतलब है कि 2 में हमने जो पहली टर्म थी 4 ऐड किया तो 6 आया। नेक्स्ट टर्म 3 में जो पिछली टर्म थी A2, उसमें 5 ऐड किया तो 11 आया। और फिर जो पिछली टर्म थी 11, उसमें 6, यानी कि एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो एक एक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 32 में 9 ऐड किया तो 41 आ गया। इस तरह आपने ये फाइंड आउट किया है। ठीक है जी, ये आपने इन चीज़ों का काफ़ी सारा ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलें, और इसको थोड़ा सा चलें जी, ताकि पता चले ये क्वेश्चन इससे अलग है। ये पार्ट टू में अब फिर आप देखेंगे कि क्या इनमें ये आपने देखना है कि किस पैटर्न से ये बढ़ रहे हैं आगे। पहला ये 1 है, फिर दूसरी टर्म 3 हो गई, नेक्स्ट टर्म 12 हो गई, नेक्स्ट टर्म 60 हो गई। ये क्या हो रहा है? पहली को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इस 3 को 4 से किया 12 आ गया, 12 को 5 से किया। यानी कि हर टर्म जो बढ़ती जा रही है वो एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, ये देख लें। इसमें 3, हाँ ये क्वेश्चन ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये Q की जगह A है, A2। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब है कि A6 क्या होगा, 7 इंटू A5। A5 क्या है, 7 इंटू 6 इंटू A4। और ये 2520 आ गया आपके पास A6। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है इसमें ये नोट करना आपने कि ये जो ऊपर वाली न्यूमरेटर्स हैं उसमें 2 ऐड होता जा रहा है। यानी कि 1 में 2 ऐड करें, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7। जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। ये 1/1 था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 1 को किया तो 2, 2 से किया 4, 2 से किया 8, 16, इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है। तो यही देखें कि मैंने A2 को कैसे लिखा, 1+2, यानी कि जो पहली टर्म न्यूमरेटर था पिछली टर्म का उसमें 2 ऐड किया, जो डिनोमिनेटर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये मिस हो गया पता नहीं कैसे। और A4 उस अच्छा ये नीचे आ गया हुआ है, ये 2 को काट दें, वो जो 2/2 उधर से यहाँ किसी तरह आ गया। तो और 22 देखा, वो 2 2 ऊपर से आगे हुए हैं नीचे। अच्छा, तो ये 5+2, 4 इंटू 2, A7 क्या, A5 क्या होगा, जो पिछली टर्म का न्यूमरेटर था 7+2, 8 इंटू 2, इस तरह करते करते A7 तक आया। 11+2, 32 इंटू 13/64। ये उसने पूछी थी और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जर्व करें, ये एक टर्म छोड़ के एक टर्म काम हो रहा है। A1 और ये 1 है, ये 1 में हमने -4 किया, -3, -3 में फिर -4 किया, -7, इस तरह एक एक टर्म छोड़ के चलता जाएगा। ये 1 में 4 ऐड किया, 5, 5 में 4 ऐड किया, 9। ये एक टर्म छोड़ के एक टर्म ये सीक्वेंस चल रहा है। तो उसी बेस पर फिर हमने ये डिड्यूस कर ली वैल्यूज। A7 और A8 करना था ना हमने। इसमें भी ये एक सीक्वेंस इस तरह छोड़ के ये चल रहा है, वो आप इसमें ऑब्जर्व करें और देखें कि ये क्या कैसे क्वेश्चन किया है मैंने। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। फिर इसमें हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। 1 3, हाँ हाँ ये 1 3 तो नहीं है। अच्छा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इधर है। पार्ट 1 में 7 9 12 और 16।
7 में 2 ऐड किया 9 हुआ, 9 में 3 ऐड किया 12 हुआ, 12 में 4 ऐड किया 16, यानी कि एक एक्स्ट्रा होके ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और 2 3 4 ऐड किया, 5 किया, 6 किया, तो A6 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। 5 और 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आ गई। इसी तरह आप ऑब्जर्व करें इसमें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है। इंतहाई आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें देखें, इस पार्ट में -1 2 12 40 क्या हो रहा है। ये इसको -1 को अ, आप देखें कि ये 2's पावर 1 से किया तो -1 नहीं आया। इसको 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2's पावर -3, 1 इंटू 2's पावर 1, और इसे 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2's पावर 4। यानी कि एक तरफ से ये देखें ना, मैंने दो दो टर्म्स की फॉर्म में इन नंबर्स को लिखा है। जो ये जो गिवन नंबर था इनको, यानी कि एक तरफ ये जो इनका मल्टीप्लायर है वो जो ओरिजिनल नंबर है वो 2 ऐड होता जा रहा है उसमें, 1 2 2 2 2। ये देखें, -1 में 2 ऐड किया 1 हो गया, 2 ऐड किया 3 हो गया, 2 ऐड किया 5 7 9। यानी कि एक तरफ से हो, और दूसरा जो मल्टीप्लायर जिससे हो रहा है वो भी उसकी एक पावर बढ़ती जा रही है। 2's पावर 0, 2's पावर 1, 2's पावर 4, 3 इंटू 2's पावर 2, 5 इंटू 2's पावर 3, 7 इंटू 2's पावर 4, 9 इंटू 2's पावर 5, और 288 आ गया। ठीक है, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है आपको यहाँ कि किस सीक्वेंस से। आगे चल के हम इनका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी ये सीक्वेंसेस और ये क्वेश्चन इस तरह के ना आपके वो आजकल पता नहीं होता है वो कि नहीं, क्या उसे कहते थे, गैट, जो HEC टेस्ट लेती थी उसमें, और बाज जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं खासकर, वो ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स को जब हायर करती हैं तो उसमें वो क्या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग लेते हैं, वो लॉजिकल इस तरह के टेस्ट लेते हैं और उसमें वो ये पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर इसमें आप देखें क्या सीक्वेंस बन रहा है। ये मेरे ख्याल में एक छोड़ के एक बन रहा है, और -3 7, ये फिर वही सीक्वेंस बना, और उसकी बेस पर हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट कर ली, A7 और A8। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मुश्किल नहीं थी मेरे ख्याल में, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी, और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। ठीक है जी। आगे मैंने क्वेश्चंस काफ़ी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, तो अब मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करवा के वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये मैंने ये एक्सरसाइज भी हल कर ली हुई है। ठीक है, चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। एक्सरसाइज 2.6 का सलूशन दूंगा, उसमें मैं आपको अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।